The United States and Israel launched coordinated strikes on Iran. A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. The U.S. launching fighter jets, missiles, and drones after a massive U.S. military buildup across the region. क्या हो अगर कल सुबह आप उठें और खबर आए कि दुनिया का सबसे अस्थिर इलाका फिर से युद्ध की आग में जल उठा है। क्या हो अगर ये जंग सिर्फ दो देशों की न रहकर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, तेल की कीमतों और यहाँ तक कि भारत की सुरक्षा को भी प्रभावित करे। ईरान और इजराइल, दो देश जिनके बीच कोई साझा सीमा नहीं, कोई प्रत्यक्ष औपनिवेशिक इतिहास नहीं, फिर भी दुश्मनी इतनी गहरी कि अब खुले युद्ध की शक्ल ले चुकी है। और 2025 की 12 दिवसीय जंग, जिसे कुछ विश्लेषक मिडिल ईस्ट का टर्निंग पॉइंट कह रहे हैं, उसने दुनिया को एक सवाल के सामने खड़ा कर दिया है। क्या ये सिर्फ शुरुआत है या हम एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं? आज हम समझेंगे ईरान और इजराइल की दुश्मनी की ऐतिहासिक जड़ें, परमाणु हथियारों का डर, प्रॉक्सी वॉर का जाल, 2025 की 12 दिवसीय जंग क्या थी और सबसे अहम, इसका भारत पर क्या असर पड़ सकता है। लेकिन कहानी शुरू होती है वहां से जहां शायद आपने कभी सोचा भी नहीं, क्योंकि शुरुआत में ये दुश्मन नहीं थे। 1979 से पहले ईरान और इजराइल के संबंध खराब नहीं थे। उस समय ईरान में शाह मोहम्मद रजा पहलवी की पश्चिम समर्थक सरकार थी और इजराइल के साथ व्यापार, खुफिया सहयोग और ऊर्जा साझेदारी तक मौजूद थी। लेकिन सब कुछ बदल गया 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद, जब आयतुल्लाह खुमैनी सत्ता में आए और ईरान एक इस्लामिक गणराज्य बन गया। नई विचारधारा साफ थी, इजराइल को मान्यता नहीं दी जाएगी और उसे गैर कानूनी राज्य माना जाएगा। यहीं से दुश्मनी की नींव रखी गई। सोचिए, एक देश जिसके साथ आप तेल और तकनीक का व्यापार कर रहे थे, अचानक वही आपको मानचित्र से मिटाने की बात करने लगे। क्या आप चुप बैठेंगे? अब आते हैं उस मुद्दे पर जो इस संघर्ष का सबसे बड़ा केंद्र है, परमाणु कार्यक्रम। इजराइल का मानना है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की दिशा में बढ़ रहा है, जबकि ईरान कहता है कि उसका कार्यक्रम केवल ऊर्जा उत्पादन के लिए है। असली समस्या है विश्वास की कमी। 2015 में एक अहम समझौता हुआ, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसके तहत ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम पर सीमाएं स्वीकार की और बदले में आर्थिक प्रतिबंध हटे। लेकिन 2018 में अमेरिका इस समझौते से बाहर हो गया। प्रतिबंध फिर लगे और ईरान ने धीरे धीरे यूरेनियम संवर्धन क्षमता बढ़ानी शुरू कर दी। इजराइल के लिए ये अस्तित्व का सवाल है। उसकी रणनीति स्पष्ट है कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दिया जाएगा। इसी कारण कई बार सीरिया और अन्य स्थानों पर ईरानी ठिकानों पर इजरायली हवाई हमले हुए। अब सवाल उठता है, अगर ईरान परमाणु शक्ति बन गया तो क्या मिडिल ईस्ट में हथियारों की दौड़ शुरू हो जाएगी? क्या सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र भी परमाणु हथियारों की दिशा में बढ़ सकते हैं? यहीं से वैश्विक स्तर पर असली डर शुरू होता है। लेकिन ये संघर्ष सिर्फ परमाणु कार्यक्रम तक सीमित नहीं है। असली जंग लंबे समय तक पर्दे के पीछे लड़ी जाती रही, प्रॉक्सी वॉर के रूप में। ईरान ने मिडिल ईस्ट में कई समूहों को समर्थन दिया है, जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास और यमन में हूती। इजराइल का आरोप है कि ये सभी संगठन ईरान के प्रॉक्सी हैं। जब भी इन समूहों द्वारा इजराइल पर हमला होता है, इजराइल ईरान को जिम्मेदार मानता है। 2023-24 के दौरान गाजा में संघर्ष बढ़ा, हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच सीमा पर गोलाबारी तेज हुई और सीरिया में ईरानी कमांडरों पर हमले हुए। तनाव लगातार बढ़ता गया और फिर आया 2025। 2025 की शुरुआत में एक इजरायली एयर स्ट्राइक में ईरानी वरिष्ठ सैन्य अधिकारी मारे गए। इसके जवाब में ईरान ने पहली बार खुले तौर पर अपने नाम से मिसाइल हमले किए। 12 दिन तक मिसाइलें, ड्रोन और साइबर हमलों का सिलसिला चला। तेल बाजार में उथल-पुथल मच गई, कीमतें तेजी से बढ़ी और भारत जैसे आयात निर्भर देशों के लिए खतरे की घंटी बज गई। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव से एक अस्थायी युद्ध विराम हुआ, लेकिन सवाल बना रहा, क्या ये सिर्फ एक पॉज बटन था या स्थायी समाधान? इस टकराव के पीछे एक बड़ा क्षेत्रीय शक्ति संघर्ष भी छिपा है। ईरान खुद को मिडिल ईस्ट में शिया नेतृत्व का केंद्र मानता है और इराक, सीरिया, लेबनान तथा यमन में प्रभाव बढ़ा चुका है। दूसरी ओर इजराइल खुद को क्षेत्र की सबसे शक्तिशाली सैन्य तकनीकी शक्ति मानता है और उसे डर है कि ईरान का रिंग ऑफ फायर उसे चारों ओर से घेर रहा है। इस समीकरण में संयुक्त राज्य अमेरिका भी है,
जो पारंपरिक रूप से इजराइल का सहयोगी रहा है, जबकि रूस और चीन ईरान के साथ रणनीतिक रिश्ते मजबूत कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई है या एक बड़े भू राजनीतिक शतरंज का खेल, जिसमें मोहरे कुछ और हैं और खिलाड़ी कुछ और। अब आते हैं उस पहलू पर जो भारत को सीधे प्रभावित करता है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से आयात करता है, इसीलिए क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ने का मतलब है महंगा तेल, बढ़ती मुद्रास्फीति और रुपए पर दबाव। इसके अलावा भारत के इजराइल और ईरान दोनों से रणनीतिक संबंध हैं। इजराइल से रक्षा तकनीक, ड्रोन और मिसाइल सिस्टम, जबकि ईरान से चाबहार पोर्ट और मध्य एशिया तक पहुंच। इसलिए भारत को संतुलन साधना पड़ता है। एक गलत कदम कूटनीतिक समीकरण बिगाड़ सकता है। आगे की संभावनाएं 3 हो सकती हैं: सीमित टकराव जारी रहे, पूर्ण क्षेत्रीय युद्ध छिड़ जाए या कूटनीतिक समझौता हो जाए। लेकिन इतिहास बताता है कि मिडिल ईस्ट में शांति अक्सर नाजुक होती है और हर युद्ध विराम स्थायी समाधान की गारंटी नहीं देता। दुनिया पहले ही आर्थिक चुनौतियों, जलवायु संकट और तकनीकी अस्थिरता से जूझ रही है। ऐसे में क्या हम एक और बड़े युद्ध का जोखिम उठा सकते हैं? ईरान और इजराइल की ये लड़ाई सिर्फ सीमाओं की नहीं है, ये विचारधाराओं, सुरक्षा, शक्ति और अस्तित्व की लड़ाई है। और जब तक अविश्वास बना रहेगा, तनाव भी बना रहेगा। इसीलिए सवाल अब भी वही है, क्या 12 दिवसीय जंग सिर्फ चेतावनी थी या आने वाले तूफान की आहट? अगर आप दुनिया की जटिल भूराजनीति को सरल, गहराई से और निष्पक्ष तरीके से समझना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिख रहा अगला वीडियो जरूर देखें। और ऐसी ही गहराई वाली विश्लेषणात्मक सामग्री के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगला संकट, अगला वैश्विक बदलाव और अगली बड़ी भू राजनीतिक घटना शायद उतनी दूर नहीं है जितना हम सोचते हैं। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक सतर्क रहिए, जागरूक रहिए और समझदारी से सोचिए। जय हिंद।